हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य वर्ग 2 में यूनिट नंबर 6 आकर के पूरा वीडियो देखते रहें। और आज की वीडियो यदि आपने पूरी देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो काव्य चैप्टर है, आपका पूरा काव्य चैप्टर आज की इसी वीडियो में खत्म होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि महाकाव्य में होता है, तो आप जानते हैं जो काव्य होता है उसे एक महाकाव्य होता है और एक खंड होता है। तो एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। तो महाकाव्य में जीवन का बेहद चित्रण किया जाता है और खंड काव्य में जीवन का किसी एक खंड का जो है वर्णन किया जाता है। तो आप समझ गए महाकाव्य खंड काव्य के बारे में। तो महाकाव्य जो है उसमें जीवन का कैसा चित्रण होता है, बृहद चित्रण जो है किया जाता है। आपका आंसर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है निम्न में से खंड काव्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है खंड काव्य होने वाला है। तो हम देखेंगे क्या पंचवटी यहाँ पे खंड काव्य है, या रामायणी, या पद्मावत, या साकेत। आइए थोड़ा सा आपके इसके बारे में बता दें। जो खंड काव्य है यहाँ पे जो एक पंचवटी है, यह एक खंड काव्य है। यह मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जो पंचवटी है यह मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखी गई रचना है, और यह क्या है, एक खंड काव्य है। और यह 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। आइए अगली देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपकी कामायनी। कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। इस कामायनी को जो है हम छायावाद आयोग को महाकाव्य कहते हैं। तो कामायनी को हम छायावादी युग का एक महाकाव्य है। यह जो है वैदिक कथानक पर आधारित है। किस पर? जो है आपका कामायनी जो है वैदिक कथानक पर जो है आधारित है। और इस कामायनी में यदि और बात की जाए तो इसमें जो है मानवीय भावनाओं, विचारों और कर्मों के आदान प्रदान पर जो है चर्चा की गई है। यह जो है कामायनी जो है एक कैसा काव्य है? यह एक महाकाव्य है। और इसमें रामचरितमानस के बाद जो है एक दूसरा महाकाव्य माना जाता है सबसे बड़े में। यदि कहा जाए कि सबसे बड़े महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो आपका रामचरितमानस है, उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? कामायनी का आता है। इसे छायावादी युग का उपनिषद भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, कामायनी के बारे में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको छायावादी युग का उपनिषद भी कहा जाता है। यह जो है 1936 ईस्वी में, कब? 1936 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। कौन? कामायनी जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेखक कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद है। यह एक महाकाव्य है और इसमें जो है 15 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग हैं? इसमें जो है 15 सर्ग हैं। और इसमें जो है मनु और सिद्धा की कहानी की बात की गई है। तो आज इस चैप्टर में आप देखेंगे कि आपका जो है कामायनी का यहाँ पे हमने खात्मा कर दिया है। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कामायनी के बारे में बता दिए है। आइए अब देखते हैं आगे पद्मावत। तो पद्मावत के बारे में आप देखेंगे कि जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। यह भी एक महाकाव्य हो गया, यह भी एक महाकाव्य हो गया। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा खंड काव्य है, तो आपने देख लिया कि पहला जो है पंचवटी जो है हमारा खंड काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली सेनगुप्त द्वारा 1909 ईस्वी में जो है यह लिखा गया था। तो आपको आंसर तो मिल ही गया, लेकिन हम थोड़ा सा जो है पद्मावत के बारे में और साकेत के बारे में भी जान लेते हैं। तो पद्मावत के बारे में हमने आपको बताया है कि जो पद्मावत है 1903 ईस्वी में लिखी गई रचना है। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। यह भी एक क्या है? महाकाव्य है। तो यह भी एक महाकाव्य है। कैसा काव्य? महाकाव्य है। और इसमें जो है यह हिंदी साहित्य की सूफी परंपरा का साहित्य जो हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिंदी साहित्य की सूफी परंपरा का यह जो है हिस्सा है। और यह अवधि में, किसमें? अवधि में दोहा और चौपाई में लिखा गया है। यह कैसा है? दोहा और चौपाई में लिखी गई रचना है। हम बात कर रहे हैं पद्मावत के बारे में। 1303 ईस्वी में यह लिखी गई रचना है। अब आइए देखते हैं साकेत। तो साकेत जो है मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। और यह कब लिखी गई? 1931 ईस्वी में लिखी गई जो है रचना है। किसके द्वारा? मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। और यह क्या है? यह भी एक महाकाव्य है। इसमें जो है 12 सर्ग आपके होते हैं। तो हमने देख लिया, आपके चारों ऑप्शन जो है आपके खत्म कर दिए। तो आइए इसका आंसर जो है आपका, दूसरे का आंसर जो है आपका पंचवटी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं।
अगला हमारे मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें जो है मुक्तक काव्य के कितने भेद होंगे, 4, 3, 2 या 5। तो आपको इसका जो है सही आंसर बताना है। तो आप जानते हैं मुक्तक काव्य जो होता है उसके 2 भेद होते हैं, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। कौन कौन होते हैं, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। आइए अगला हम देखते हैं मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, ऐसा काव्य जिसका प्रत्येक छंद जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह क्या है, एक मुक्तक काव्य है। जैसे गीत, कवित्त, दोहा आदि सभी क्या है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं। तो मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। जो पढ़ने वाले होते हैं वो पाठ मुक्तक और जो गाने वाले होते हैं वो गे मुक्तक कहलाते हैं। आइए अगला चौथा हमारा क्वेश्चन है, कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कृष्णायन जो महाकाव्य के रचयिता हैं ये कौन माने जाते हैं, तो कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता जो है, कृष्णायन के बारे में थोड़ी सी बात यदि की जाए तो आप देखेंगे कि कृष्णायन जो है एक अवधी भाषा का महाकाव्य है। किसका, अवधी भाषा का जो है महाकाव्य है, वह द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कब, यह द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया, हाँ, और कब लिखा था, तो यह जो है 1942 ईस्वी में, कब, 1942 ईस्वी में द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया था। जब वो जेल में थे तो उनने जेल में जो है इस कृष्णायन की जो है रचना की है। तो आपको याद रखना है 1942 ईस्वी में लिखा गया है कृष्णायन, और किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो है द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। वह 1942 ईस्वी में, कहाँ लिखा था, अवधी भाषा में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भाषा में है, यह जो है अवधी भाषा में है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी जो है, सा इसको जो है सही आंसर होगा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। आइए अगला हम देखते हैं कि काव्य का श्रृंगार है। तो आपको बताना है इनमें से जो काव्य का श्रृंगार होता है वो क्या होता है। तो काव्य का जो श्रृंगार है, यहाँ पे प्लस होगा, काव्य का श्रृंगार जो है कि अलंकार है, रस है, छंद है, या अलंकार और छंद है। तो हम मानेंगे जो काव्य का श्रृंगार होता है वो अलंकार प्लस छंद दोनों ही जो है काव्य के श्रृंगार माने जाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल डी आंसर सही होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य की है। तो आप जानते हैं काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो जो प्रबंध काव्य निम्नलिखित में से कौन सी कृति किसकी है, प्रबंध काव्य की यहाँ पे होने वाली है। तो आप देखेंगे पहला है रामचरितमानस। क्या रामचरितमानस है, अच्छा देख लें, रामचरितमानस के बारे में यदि हम आपको बताएं तो यह क्या है, एक महाकाव्य है। कैसा काव्य है, महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। तो किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तुलसीदास द्वारा जो है महाकाव्य लिखा गया है। कौन सा, रामचरितमानस। और यदि बात करें इसमें जो है 12,800 पंक्तियां मानी जाती हैं, किसमें, महाकाव्य में। यदि आपको नहीं है पता तो आप याद कर लें कि इसमें जो है 12,800 पंक्तियां मानी जाती हैं। यदि आप दोहे की बात करें तो 1,773 जो है इसमें दोहे माने जाते हैं। हाँ, और कांड यदि आप पूछें तो इसमें जो है 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड है, जिनमें आप सुंदरकांड फेमस मानते ही हैं। और यह जो है कब लिखा गया था, तो 1633 संवत में जो है लिखी गई रचना मानी जाती है। कब, 1633 संवत में जो है लिखी गई रचना मानी जाती है। वह है किस भाषा पूछी जाए तो जो है रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई एक रचना है। तो आपको जो है रामचरित भाषा के बारे रामचरितमानस के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। उसके बाद देखिए आप आंसू, चलो आंसू के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो आंसू जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह एक कविता है। तीसरा आपका पॉइंट है क्या है, एक कंठ विस्फाई। एक कंठ विस्फाई जो है ये किसने लिखी थी, तो दुष्यंत कुमार की जो है लिखी गई एक कविता है। कौन सी, एक कंठ विस्फाई। तो याद रखना है यह दुष्यंत कुमार की लिखी गई एक कविता है। उसके बाद हमारे हैं बिहारी रत्नाकर। तो बिहारी रत्नाकर जो है रत्नाकर द्वारा लिखा गया एक अंतिम टीका माना जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या है, यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य जो है वो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है संपूर्ण वर्णन एक तरीके से प्रबंध करके लिखा गया है, इसलिए इसको जो है प्रबंध काव्य कहा जाता है। आइए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो है आपको 7वां क्वेश्चन दिखेगा। 7वां क्वेश्चन है, मैथिली सेन गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक काव्य किस श्रेणी का काव्य है। यह
जो है महाकाव्य है, या खंड काव्य, चंपू काव्य, या लघु काव्य। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको महाकाव्य के बारे में बताया जाए तो महाकाव्य जो होता है यह एक सूत्रबद्ध लक्षण जो है रचना मानी जाती है। कौन सी? महाकाव्य कैसी है? तो एक प्रथम सूत्रबद्ध जो रचना लक्षण है ये महाकाव्य माना जाता है। और महाकाव्य के बारे में यदि हम बात करें तो जो महाकाव्य है इसमें जीवन का बृहद चित्रण होता है, माना पूरा चित्रण, पूरा जीवन का जो है तरीका जो वर्णन होता है वो महाकाव्य में होता है। और यदि कुछ महाकाव्यों की बात कर लें तो आप पहला देखेंगे, महाकाव्य के बारे में आप कुछ जान लें तो पहला जो महाकाव्य, यदि हम आपसे कहें कि महाकाव्य, कुछ महाकाव्यों के नाम बताइए, तो हम आपको कुछ महाकाव्यों के जो है नाम बता देते हैं। जैसे आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो, ये कौन सा एक महाकाव्य है? चंद वैदाई द्वारा लिखा गया है। जैसे पद्मावत, ये जयशंकर जायसी द्वारा लिखी गई रचना है। और रामचरितमानस आप जानते ही हैं तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। और रामचंद्र का जो केशवदास लिखी द्वारा रचना है। और प्रिय प्रवास जी अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद साकेत मैथिलीशरण गुप्त की, आप कामायनी भी मान सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, और दत्त वंश है दयाल सिंह की भी हमने कुछ महाकाव्य आपको बता दिए हैं। अब आइए कुछ खंड काव्य के बारे में चर्चा कर लें। तो आपको यदि कुछ खंड काव्य भी सुनना है तो आप देखिए कि जो खंड काव्य है कौन कौन से आपको खंड काव्य, तो खंड काव्य आप जैसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुन लें। पार्वती मंगल जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। सुदामा चरित्र, याद बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुदामा चरित्र जो खंड काव्य है यह नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद यदि हम आपको बताएं कि जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। और पंचवटी मैथिलीशरण द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। और विप्र सुदामा जो है असरफी लाल मिश्र द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। तो हमने खंड काव्य देख लिए। अब आइए चंपू। अच्छा, चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो भैया ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रण जिसका होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य से डरने वाली बात नहीं है, जो गद्य और पद्य दोनों में जो मिलता है वह क्या है? एक चंपू काव्य है। और इसके बारे में यदि हम और जानें, जैसे हम चंपू, कौन कौन से चंपू काव्य होते हैं, तो आप जानते हैं कि जो चंपू काव्य होते हैं उनमें जैसे हम कहें कि एक नल चंपू होता है। कौन सा होता है? नल चंपू। ये किसके द्वारा? त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया होता है। और चंपू नारायण भी है, ये भोजराज द्वारा लिखा गया है। यश तिलक जो है सोमदेव सूरी द्वारा लिखा गया है। और आनंद वृंदावन जो है कवि कर्णपुर द्वारा लिखा गया है। और जो है यशोधरा जो है चंपू काव्य जो मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक चंपू काव्य। आइए जल्दी से अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया था जो यशोधरा है वो कैसी एक मतलब रचना है, वो क्या है? एक महाकाव्य है, खंड काव्य है, कैसा काव्य है? जो कौन सा है? यशोधरा। तो अभी हमने आपको बता दिया है जो यशोधरा है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक चंपू काव्य है। कौन सा है? चंपू काव्य। इसलिए इसका आंसर जो है सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आइए जल्दी फटाफट में क्वेश्चन निपटाते हैं। अब आइए हम 8वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से दृश्य काव्य के भेद होते हैं। तो हमें बताना है कि जो दृश्य काव्य होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो दृश्य काव्य होता है उसका कौन कौन से भेद होते हैं। कि नाटक एकांकी या रूपक होता है, नाटक एकांकी महाकाव्य होता है, या महाकाव्य खंड काव्य वो आख्यानक गीत होता है, या महाकाव्य खंड का रूपक होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या है? नाटक एकांकी और महाकाव्य जो है वो किसके भेद हैं? खंड का जो दृश्य काव्य के भेद यहाँ पे माने जाएंगे। क्योंकि नाटक जो है वो भी एक दृश्य काव्य है, एकांकी एक दृश्य काव्य है, महाकाव्य जो है वो भी एक दृश्य काव्य है। तो इसमें जो आंसर बा सही होगा क्योंकि यह तीनों जो है वो एक दृश्य काव्य माने जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हमारा है यशोधरा कौन सा काव्य है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यशोधरा कौन सा काव्य है। तो इसका आंसर आपका जो राइट होगा वो एक खंड काव्य जो है वो एक यशोधरा जो है वो एक खंड काव्य माना जाता है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कौन सा छंद काव्य है। तो रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है। तो यह क्या मात्रिक है, या शाब्दिक है, या वर्णिक है, या उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो रामचरितमानस है यह मात्रिक जो है छंद काव्य माना जाता है। तो कौन सा है? मात्रिक छंद काव्य माना जाता है।
और यदि बात करें कि मात्रिक छंद काव्य कौन कौन होते हैं, तो जिसमें दोहा, रोला, सोरठा और चौपाई होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद काव्य कहते हैं। तो रामचरितमानस में आप देखते हैं सोरठा भी है, रोला भी है, दोहा भी है और चौपाई भी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है मात्रिक छंद काव्य कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा रहेगा, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन हो गया है। अब अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक रचना है। यह एक कैसा काव्य होता है, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई महाकाव्य है, यह एक मुक्तक काव्य माना जाता है। तो आपका आंसर जो है जो है सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हरिवंश राय द्वारा लिखा गया जो मधुशाला है यह एक मुक्तक काव्य माना जाता है। अगला अगला हमारा 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैत बथ है। तो जैत बथ क्या है, तो आपको बताना है क्या महाकाव्य है या गीति काव्य है या खंड काव्य है या आपका जो है गणनाकार है। तो इसका जो आंसर हो आपका होगा, तो जैत बथ जो है मैथिली सेन गुप्त द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य माना जाता है। तो आपका जो है आंसर वो है खंड काव्य, इसका सही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह मैथिली सेन गुप्त द्वारा लिखा गया है और यह जो है 1910 ईस्वी में लिखा गया था। तो जैत बथ जो है 1910 ईस्वी में मैथिली सेन गुप्त द्वारा लिखी गई एक रचना है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 13वां कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है इनमें से कौन सा माना जाता है। तो क्या कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है और कृष्णायन है। तो इसका आंसर जो है आपका कि प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और जो प्रिय प्रवास है यह हरि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखी गई रचना है। वह यह जो है इसका कार्यकाल जो है 1909 से लेकर 1913 ईस्वी माना जाता है। कब कब 1909 से लेकर 1913 के बीच में, 1909 से लेकर 1913 ईस्वी तक लिखी गई जो है यह रचना मानी जाती है। पूर्ण कितने साल में हुई है, 4 साल में जो है पूर्ण रचना हुई है। वह जो है प्रिय प्रवास जो है एक ब्रह काव्य का इसमें वर्णन मिलता है। वह यह जो है एक कैसा है, यह एक महाकाव्य माना जाता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला जो है 14वां क्वेश्चन है कि काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना है। तो पूर्वापर प्रसंगों से जो है युक्त रचना है क्या कहलाती है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पूर्वापर से पूर्व पर के प्रसंगों से युक्त रचना जो होती है, तो युक्त नहीं, यहाँ पे जो होगा जो पूर्वापर से क्या मुक्त रचना होगी, युक्त नहीं, कौन सी होगी, यहाँ पे जो है मुक्त रचना, युक्त नहीं मुक्त रचना जो होती है वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जो सा है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो है काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रबंधों से जो मुक्त रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है मुक्तक काव्य कहते हैं। हाँ, यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि पूर्व पर के प्रसंगों से युक्त रचना, तो पूर्व पर के प्रसंग जो होते हैं उससे युक्त रचना भी हम मुक्तक काव्य को मान सकते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो है आपके कौन आएंगे, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति आते हैं। तो प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के यहाँ पे हो जाएंगे, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति प्रबंध काव्य के अंतर्गत हो जाएंगे। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 16वां हमारा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है काव्य के बाह्य रूप के आधार पर भेद हैं। तो काव्य के बाह्य रूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं, देखेंगे, महाकाव्य, खंड काव्य या गीति काव्य या प्रबंध काव्य या पद्य काव्य या गद्य काव्य या चंपू काव्य और मुक्तक काव्य। तो इनमें से आपका जो है आंसर सही आंसर होने वाला है कौन सा, तो जो है आपसे पूछा गया है काव्य के बाह्य रूप के, कौन से रूप के आधार पर, बाह्य रूप के आधार पर जो है जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन से,
पद्य काव्य और गद्य काव्य। आपका आंसर जो है सा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। सा इसका सही आंसर है। एक कौन सा होता है? पद्य काव्य होता है, एक गद्य काव्य होता है। कौन से रूप के आधार पर? बाह्य रूप के आधार पर काव्य के जो है दो भेद माने जाते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो आपके आगे भी रिपीट होने की पूर्णतः संभावना है। इसी वजह से हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि यदि आप एक बार की प्रैक्टिस कर लें तो आपके ऑब्जेक्टिव वहां पे आने की जो है इसकी संभावना बन रही है, तो आपका वहां पे क्वेश्चन गलत ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो आपको बताना है इनमें से हिंदी का जो पहला महाकाव्य है कौन सा माना जाता है, या कौन सा है? पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, प्रिय प्रवास है, या मृगावती है। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रमय द्वारा लिखी गई रचना है और यह जो है क्या महाकाव्य है, और यह महाकाव्य पहला हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। लेकिन यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला महाकाव्य माना जाता है। जी आपको बात बिल्कुल ध्यान से लिखनी है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन हमारा है कि खालिस्तान के किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। तो खालिस्तान के किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, तो वो किसमें आपको होता है बताना है। तो वो है आपका प्रबंध काव्य में जो है किसके किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन जो होता है वो किसमें होता है? प्रबंध काव्य में माना जाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन रहेगा। 19वां क्वेश्चन है काव्य के बाह्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो काव्य के बाह्य पक्ष के अंतर्गत क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो काव्य के जो बाह्य पक्ष हैं वो है भाषा, गुण, अलंकार और छंद, जो हैं ये काव्य के बाह्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, भाषा, गुण, अलंकार, छंद जो है काव्य के बाह्य पक्ष के अंतर्गत माने जाते हैं। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका जो आंसर है वो द आंसर बिल्कुल सही होने यहाँ पे वाला है। आइए अगला 20वां हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के कितने गुण माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के 3 गुण माने हैं। आपका आंसर द सही होगा। कौन कौन से माने हैं? आप जानते हैं माधुर्य, कौन से गुण हैं? माधुर्य। दूसरा आपका माना है, दूसरा कौन सा है? ओज, माधुर्य हो गया, ओज हो गया, और तीसरा जो है प्रसाद। तो जो 3 जो है इन्होंने काव्य के गुण 3 माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध रचना कहानी को हम कहते हैं। तो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को हम कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है आपका है आख्यानक गीति को जो है हम क्या मानते हैं? आख्यानक गीति को महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी मानते हैं। किसको कहा जाता है? आख्यानक गीति को कहा जाता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य के भिन्न पद्यबद्ध कहानी को आख्यानक गीति कहा जाता है या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन माना जाएगा जी। आइए अगला हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, जी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है महाकाव्य में अद्भुत रस का प्राधान्य रहता है, यह कोई निश्चित बात नहीं है। अगला है महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, ये भी हो सकता है। महाकाव्य का नायक धीरोदत्त गुणों से युक्त होता है। तो बिल्कुल सही, तीनों पॉइंट सही हो जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था असत्य कथन, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ब आंसर बिल्कुल सही होगा। इन चारों में से जो बा है यही असत्य कथन माना जाएगा। तो इसका आंसर जो है बा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है मैथिली सेन गुप्त की कृति पंचवटी है। तो बताना है कि मैथिली सेन गुप्त द्वारा ये जो कृति है वो पंचवटी है, वो क्या है। तो पंचवटी आपका महाकाव्य हो जाएगा, या खंड काव्य, या गीति काव्य, या
फिर गीत हो जाएगा। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। तो जो पंचवटी है वो हम पहले बता चुके हैं कि यह कैसा है, खंड काव्य यह एक माना जाता है। जो राष्ट्रीय हमारी जो राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि किसको माना जाता है, राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो हिंदी के कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से जो है अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया है और अपनी कविताओं के द्वारा खड़ी बोली का एक काव्य भाषा के रूप में निर्माण जो है इन्होंने किया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे साकेत इनका महाकाव्य है, और जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर जो है इनके खंड काव्य माने जाते हैं। तो जयद्रथ है, भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है और द्वापर है। ये क्या है, इनके मैथिली शरण गुप्त की जो है वो हम खंड काव्य मान सकते हैं। तो हमारा जो पंचवटी होगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, निम्न में छायदा का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट कहने में असुविधा नहीं होती। तो निम्नलिखित में यहाँ पे छंदों होगा कि छंदों का क्या है, यहाँ पे छंद है। तो निम्न में किस में छंदों का क्रम बदलने देने पर भी भाव स्पष्ट कहने में असुविधा नहीं होती। तो बताना है कि किसके जो है छंद बदल दें तो भाव स्पष्ट कहने में कोई असुविधा नहीं होगी। क्या चंपू में, खंड काव्य में, मुक्तक काव्य में या प्रबंध काव्य में। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पे मुक्तक काव्य जो होता है वो कैसा होता है, प्रत्येक रचना एक दूसरे से मुक्त रचना मानी जाती है, और जो जब मुक्त रचना है तो इसका ऊपर वाली रचनाओं से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यदि इसका जो है क्रम भी बदल दिया जाए तो भी हम इसका क्या कह सकते हैं, भाव स्पष्ट कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर है कौन सा, ब आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसके जो है छंदों का क्रम बदल देने पर भी इसका भाव में मतलब हम स्पष्ट कर सकते हैं। आइए अगला है हमारा पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो आपको बताना है कैसा है। तो पृथ्वीराज रासो जो है आपका क्या माना जाएगा, पृथ्वीराज रासो आपका जो है महाकाव्य माना जाता है। कौन माना जाता है, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य माना जाता है। यह चंद बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। कौन सी है, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। पृथ्वीराज 8000 पृष्ठों का तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। क्या है, 8000 पृष्ठों का है, तो इसमें 8000 जो है पन्ने हैं। आइए अगला हमारा है 26वां हमारा क्वेश्चन है, छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट कहने में असुविधा नहीं होती। तो छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर इसमें मुक्तक काव्य में आप देख चुके हैं, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 27वां देखते हैं, प्रबंध काव्य के भेद हैं। तो प्रबंध काव्य के भेद कितने हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रबंध काव्य के जो भेद हैं वो महाकाव्य और खंड काव्य जो है, प्रबंध काव्य के भेद यहाँ पे दो प्रबंध काव्य के भेद माने जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है, अनेक छंदों का प्रयोग होता है। तो अनेक छंदों का प्रयोग खंड काव्य में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में, उपर्युक्त सभी में। तो आपका जो आंसर होगा महाकाव्य में जो है अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका जो है बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं। तो चमत्कार की जो है क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो मुक्तक काव्य कहा जाता है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक श्लोक को हम क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। आइए अगला हमारा जो क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प बताइए कि खंड काव्य में मुख्य चरित्र की होने के कारण अधिक किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण नहीं होता। तो इनमें से हमें बताना है कि खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने का कारण अधिक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था कि खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण
होने के कारण अधिक खाली स्थान नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा विविधता का निस्तार। क्या है? विविधता का जो निस्तार है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो अधिक नहीं होगा। तो मिस प्रिंट ये थोड़ा सा हो गया है, आप कोऑपरेट करते रहें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है। तो घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है। तो भावों की योजनाओं में क्या अनिवार्य है? तो पहला ऑप्शन है मुक्त काव्य, सूत्र काव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य। तो आपका इसका आंसर जो है प्रबंध काव्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है। तो योजना, यदि योजनाओं में अनिवार्य है मतलब जो तरीका से लगाया गया है, एक प्रबंध काव्य कहलाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है कि 32वां क्वेश्चन है, काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा, काव्य में चुने गए शब्दों के द्वारा, अब आगे क्वेश्चन नहीं है तो आप क्वेश्चन लिख लें, शब्दों के द्वारा डॉट 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 का प्रभाव डाला जाता है, डाला जाता है, डाला जाता है। तो क्या है? काव्य में चुने हुए छंदों के द्वारा खाली स्थान का प्रभाव डाला जाता है। तो किसका प्रभाव जो है वो डाला जाता है? तो यहाँ आंसर आपका होगा कल्पना और मनोवेगों का। कल्पना और मनोवेगों यहाँ पे बिल्कुल सही। मनोवेगों क्या है? कल्पना और मनोवेगों का जो है प्रभाव डाला जाता है। इसका जो है ये आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला हम देखते हैं 33वां हमारा है, काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दिशा में करता है। तो काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की जो दिशा में वो है क्या करता है? तो इसका आंसर जो है आशा का संचार कहता है। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दिशा में क्या करता है? आशा का संचार करता है। बिल्कुल 33वां राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो आप देखते रहें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है इन चैप्टरों से। तो आपके जो चैप्टर हैं इकाई 6 के जो काव्य चैप्टर है उसका हमने पूरा एनालिसिस करके महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं। तो आप देखते रहें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रव्य काव्य के पठन तथा श्रव्य एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रव्य में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में कहलाता है। तो वही काव्य में क्या कहलाएगा? वही काव्य में जो है रस कहलाता है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। तो कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है उसको हम जो है क्या कहते हैं? तो जो लोक प्रसिद्ध होती है उसको हम महाकाव्य कहा जाता है। जो ऐतिहासिक हो और लोक प्रसिद्ध हो उसको हम महाकाव्य कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काव्य में आने वाले आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर होता है। तो काव्य में जो है आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? तो इसका आंसर है रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। इसका बा आंसर सही हो जाएगा। रस लौकिक ना होकर कैसा होता है? अलौकिक जो है होता है। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है कठिनाई स्तर के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें क्वेश्चनों को और आप जो है इसमें आप समझते रहें कि किस प्रकार का आंसर किसमें होने वाला है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से आपके एमपी वर्ग 2 में पूछे जा सकते हैं। आइए अगला हमारा 37वां है, काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं। तो बताइए कि काव्य जो है 3 प्रकार के कहे गए हैं। तो आपका आंसर सही इनमें से कौन सा होगा? आपका आंसर जो है ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र, जो 3 प्रकार के जो है
काव्य कहे गए हैं। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा सही होगा? सा आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 38वां हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 38वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन होगा कि काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ है। तो काव्य या कविता का जो है शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आ आपका ऑप्शन है काव्यगत रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बंधी रह जाती है। दूसरा आपका है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो कहानियों में विधिवत वर्णित की जाती है। तीसरा आपका है काव्यात्मक रचना या लेखक की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बंधी जाती है। अगला है गद्यात्मक रचना या लेखक की कृति जो छंद की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। तो कौन सा आपका इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है आपका जो है काव्यात्मक रचना या छवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, वही क्या है? काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ कहलाती है। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो ए आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 39वां है, खाली स्थान में मुख्य चरित्र की किस एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। तो इनमें से आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो आपका जो आंसर है वो है खंड काव्य की खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। तो खंड काव्य में किसी एक घटना का चित्रण होता है और उसके बाद कोई भी मतलब उसकी विविधता या विस्तार का वर्णन नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं आपके लिए। इसी प्रकार से लेंथी क्वेश्चन आपके एमपी बैग 2 में आने की पूर्ण संभावना है। इसी वजह से हम आपके लिए जो है इस प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। 40वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि महाकाव्य। तो आपको बताना है कि महाकाव्य में से क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा द कि सर्गबद्ध और उसका नायक कोई देवता राजा या धीरोदत्त गुण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका द बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पद्य काव्य उसको हम कहते हैं। जिसमें छंद क्या हो, नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो है हम पद्य काव्य कहेंगे। आइए अगला हमारा 42वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 42वां क्वेश्चन हमारा है कि सही विकल्प चुनिए कौन सा है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है, काव्य रूपों में जो है दृश्य काव्य में से कौन सा है। तो खंड काव्य है, महाकाव्य है, कविता है या नाटक है। तो नाटक जो है एक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका द आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 43वां हमारा क्वेश्चन है कि महाकाव्य खंड काव्यों में समान लक्षण है कौन कौन। भाषा शैली, उपास्थापन, दूसरा है कथोपकथन उपस्थापन, तीसरा है उद्देश्य उपस्थापन, चौथा है कथानक उपस्थापन। तो आपका बताना है कि इनमें से जो है आपके कौन सा आंसर जो है बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है राइट जो आंसर रहेगा कथानक उपस्थापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है द सही इसका आंसर है कि महाकाव्य और खंड काव्य में जो समान लक्षण क्या है, कथानक उपस्थापन जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 44वां कि खंड काव्य में जीवन के किस भाग का वर्णन किया जाता है वह खाली स्थान में पूर्ण हो।
वह कैसा हो, खाली स्थान में पूर्ण हो, तो वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला, क्योंकि यहाँ पे खंड काव्य की बात हो रही थी। आइए 45वां हमारा क्वेश्चन है कि महाकाव्य में खाली स्थान सर्ग होने चाहिए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। तो कितने होने चाहिए? जो है आपका आंसर पहला 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, क्योंकि हम ये पहले आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि महाकाव्य में कितने 8 सर्ग या उससे। लोगों ने देखा कि आज के इस वीडियो में हमने 45 महत्वपूर्ण महाकाव्य और खंड काव्य के जो काव्य खंड है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ और इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पुराने एग्जामों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में डाल रखा है। तो आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।